बेबी बाजी की बहुएं ड्रामा अब अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है, क्योंकि 70 एक साथ ड्रामे की गुजर चुकी हैं। अब अजरा का इंतकाम शुरू हुआ। पहला वार वो शुरू करेगी वहीं से जहां से फुप्पो ने शुरू किया था, सायरा को अस्मा की बुटीक के अंदर घुसाकर। वो यही मशवरा अस्मा को देती हैं कि तुम दोबारा से बुटीक ज्वाइन करो। ये सुनकर अस्मा परेशान कि अजरा भाभी, मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? मैं अपनी बुटीक वापस हासिल करना चाहती हूँ, इस तरह वहाँ मुलाजिम बनकर काम नहीं कर सकती। जिस पर अजरा कहती है कि मुलाजिम तो सायरा भी थी, लेकिन मालकिन बन गई। तुम एक दफ़ा बुटीक ज्वाइन करो, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम ये बुटीक वापस हासिल करके रहेंगे। अजरा भाभी के मशवरे पर अस्मा दोबारा से उठकर खड़ी होती है कि अगर अजरा भाभी ने मुझे कहा है तो कुछ सोचा ही होगा। बुटीक पहले भी अजरा भाभी ने ही इसे वापस दिलवाई थी, और अब भी वो इनके कहने पर दोबारा से तैयार होकर बुटीक पहुंच जाती है सायरा के पास कि तुमने मुझे कहा था कोई अच्छा पैकेज है मेरे लिए, मुझे ज़रूरत है इस वक्त काम की। और सायरा को तो पहले ही किसी डिज़ाइनर की अशद ज़रूरत थी। अस्मा के आते ही खुशी से फूले नहीं समाती, फ़ौरन से कॉन्ट्रैक्ट बनाती है, अस्मा को बुटीक पर रख लेती है और ख़ुद मुतमईन होकर घर आकर अपनी माँ को बताती है, शुक्र है अस्मा वापस आ गई। पता है अम्मा, इतनी परेशान थी मैं, एक भी अच्छी डिज़ाइनर नहीं थी मेरे पास। अब मेरी बुटीक को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। ये सुनकर फुप्पो बेगम परेशान, सायरा ये क्या बेवकूफ़ी की? अस्मा का इस तरह अचानक से वापस आना इनको खटक रहा है। अजरा जो धमकी देकर गई है ना, फुप्पो बेगम के दिमाग में वो बात याद आ जाती है। वो सायरा को डांटते हुए कहती हैं कि इसका कारोबार हत्याकर तू मालकन बनकर बैठी है और तूने उसको दोबारा घुसा लिया। ये तेरी हमाकत नहीं तो और क्या है? ऐसे में सायरा अपनी माँ से कहती है, क्या हो गया है अम्मा? अस्मा को मैं जानती हूँ अच्छी तरह से, सीधी सादी सी है, और वैसे भी मैं कौन सा इसकी तरह बेवकूफ़ हूँ जो यूं पेपर साइन कर दूंगी और सब कुछ अपने हाथ से इसे थमा दूंगी। बेफिक्र रह, तेरी बेटी हूँ, अच्छे से जानती हूँ किसको कहाँ रखना है और कैसे रखना है। वो अपनी माँ को तसल्ली देती है, लेकिन फुप्पो बेगम की छठी हिस्स कह रही है कोई न कोई अजरा की साजिश हो सकती है। खैर, अजरा अब अस्मा के पीछे है और इसे बताएगी किस तरह तुमने सायरा को बेवकूफ़ बनाना है, जैसे इसने तुम्हें बनाया। इधर दूसरी तरफ दुकान वाला मामला अभी तक अदालत में घिसट रहा है। फुप्पो बेगम अदालत आ नहीं रही और बिलाल बढ़ चढ़कर वकील करवा रहा है दुकान हथियाने के लिए। ऐसे में नसीर वलीद से कहता है कि फुप्पो इस मुआहदे में पार्टी हैं, अगर वो इस केस का सही तरीके से हिस्सा नहीं बनेंगी तो फजूल आदमी कुछ भी नहीं कर सकता वो। जिस पर वलीद कहता है, इसका मतलब कि दुकान पर कब्जे का शौक बिलाल को खुद ही चढ़ा हुआ है। इधर आप देखेंगे कुरैशी साहब भी आखिरकार हॉस्पिटल से घर वापस आ जाते हैं, अपने कमरे में आकर खुश और मुतमईन है। ऐसा लग रहा है जैसे सदियों बाद अपने कमरे में आया हूँ। ऐसे में समन अपने बाप से है कि आपने वलीद की जान बचाने के लिए अपने आप को इस हाल में पहुंचा दिया। जिस पर कुरैशी साहब बेटी की बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं, अल्लाह ना करे कि वलीद कभी ऐसे मेरी जगह हॉस्पिटल में होता। इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल में वासिफ और फरहत का रिश्ता है। फरहत का रवैया चीख चीख कर बता रहा है कि वो वासिफ के मुंह से सच सुनना चाहती है कि आखिर रामीन ने इसे प्रपोज क्यों किया। वो रिंग, वो कार्ड जिस पर मैरी मी लिखा हुआ था। फरहत अंदर ही अंदर घुट रही है ये सब सोच सोच कर, और वासिफ अपनी जगह परेशान कि रामीन को इनकार करेगा तो इस मुश्किल वक्त पर घर में बैठना पड़ेगा। सब कुछ वापस कैसे करेगा रामीन को? अजीब मुश्किल में आ चुकी है इसकी जान। अब ऐसे में अजरा ही है जो वासिफ को भी इस रामीन के चुंगल से बचा सकती है। कुछ ना कुछ तो करेगी। जब फरहत अपनी परेशानी अजरा भाभी के साथ शेयर करेगी।